अगर आप मुझसे 3 साल पहले पूछते क्या नीट निकालना 1 साल में पॉसिबल है, तो मेरा आंसर होता पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा टफ है। बट अगर आप मुझसे आज पूछोगे क्या नीट 2027 निकालना पॉसिबल है 1 साल में, तो मेरा आंसर होगा पॉसिबल भी है, इजी भी है, and even you can get AIIMS Delhi in 1 year and I'm going to show you how you're going to do it. So आपका 11 चाहे अच्छा गया हो, बुरा गया हो या फिर बहुत बुरा गया हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मेरी बात ध्यान से सुनना, नीट इज नॉट लाइक अ स्प्रिंट रेस की बस 100 मीटर की रेस है, जो पहले भागा वो जीतता है। नहीं, यहाँ पे वो जीतता है जो कंसिस्टेंटली भागता रहता है, एंड दैट इज माई फ्रेंड यू कैन ऑलवेज स्टार्ट एंड यू कैन ऑलवेज हैव अ ग्रेट बिगनिंग। यस, तो तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुमने 11th में उतना अच्छे से पढ़ा नहीं, तुम्हारा बहुत सारा बैकलॉग है, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना अभी भी नहीं आता, तुम्हें बायोलॉजी अभी भी बहुत ज्यादा समझ में कम आती है या फिर याद नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सब ने 11th में फेस की है, एंड आई नो यू, मैंने भी ये सारी प्रॉब्लम फेस की है। एंड इवन मैंने तो अपना पूरा ही 11th का बैकलॉग में 12th में लेके गया, एंड पूरी 12th में मैंने 11th भी किया, 12th भी किया, एंड फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम में ऑल इंडिया रैंक 5 लाकर मैं एम्स दिल्ली में हूँ। आज मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ इन माय ड्रीम कॉलेज, दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। सो ये सब पॉसिबल हो पाया जस्ट इन 1 ईयर, एंड ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज मैंने एक सर्टेन चीजों को डिसाइड किया, मैंने एक पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो किया, एक पर्टिकुलर तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी को अप्रोच किया। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से टॉपर्स 1 साल में, अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाना है, तो आपको किस तरीके से वो बेस्ट तरीके से बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को पढ़ना होगा, एंड आपका वो क्या ओवरऑल प्लान होना चाहिए अगले 1 साल का। बिकॉज दिस 1 year ऑफ योर लाइफ गोइंग टू डिसाइड द नेक्स्ट 40-50 years ऑफ लाइफ, बिकॉज आपकी एमबीबीएस बहुत मैटर करती है। सो या दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो फॉर नीट 2027 एज फ्रेंड। या आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहले हमें एक रोड मैप के ऊपर काम करना होगा। सो हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, अगर हम अपने पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस साल के दिसंबर तक एक पर्टिकुलर फेज चलेगा, एंड देन आफ्टर एक सेकंड फेज चलेगा जो जनवरी 2027 से आपका जिस दिन एग्जाम होगा मई 2027 तक। सो फर्स्ट फेज होता है सिलेबस कंप्लीशन का फेज, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हो, सिलेबस को पहली बार जान रहे होते हो, उसकी चीजें सीख रहे होते हो, उससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड दूसरा जो फेज है जो हम अगले साल स्टार्ट करेंगे जनवरी में, वो होता है मॉक टेस्ट रिवीजन का फेज, जहां पे आप जो कुछ भी पढ़ चुके हो वो आप रिवाइज कर रहे होते हो, उसके ऊपर मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस। तो या पूरी आपकी प्रिपरेशन 2 फेजेस में डिवाइड होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फेज नंबर 1, दैट इज सिलेबस कंप्लीशन वाले फेज के बारे में। अगर आपको नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा लगता है तो कभी उस स्टूडेंट से पूछना जो 3 साल पहले नीट दिया था, बिकॉज सिलेबस में 25% रिडक्शन है। यस, केमिस्ट्री में बात करूं तो 33% रिडक्शन है, बायो में भी देखा जाए तो 22 से 25% रिडक्शन है, फिजिक्स में ऐसा चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुए हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स जरूर रिड्यूस हुए हैं। एंड अगर आप 0 पर भी हो एंड आज भी स्टार्ट करते हो तो भी इस साल के दिसंबर तक आप अपना सिलेबस इजीली कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। यस, आपको बस एक चीज चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली रोज सिर्फ 4 वीडियोस देखो। आप संडे को वीडियो स्किप कर सकते हो, संडे को आप रिवीजंस वगैरह कर सकते हो, एंड सिर्फ 4 वीडियो पर डे का टारगेट बना लो। एंड इसको करते करते आप इवन नवंबर दिसंबर में अपना 11th प्लस 12th पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। फिर भी आपके पास अगले 4 महीने बचेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए एंड मॉक टेस्ट देने के लिए। एंड इतनी प्रिपरेशन करने के बाद जब तुम नीट 2027 देने जाओगे, सो यू विल रियलाइज यस दिस इज माय ईयर एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस ईयर ओनली। एंड तुम्हें कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई अगला स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा रहे होगे। सो अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अगले 1 साल में तुम अपने तीनों सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो, जो तुम्हारे बाकी के 90% बैचमेट्स नहीं करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी को इन डेप्थ में जानने से पहले जरा एक बार इस क्वेश्चन को देखो। यू वोंट बिलीव दिस, ये क्वेश्चन नीट 2023 का है, एंड इसमें एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन अगर हम पढ़ें, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयरइन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टेम। सुनने में सही लग रहा है, ओके। जब तुम रीजन पढ़ोगे तो यू विल बी शॉक्ड। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लावरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीफ। ये जो लाइन है वो थोड़ी सी अजीब लग रही है, बट यू वोंट बिलीव इट, ये लाइन एग्जैक्टली एनसीईआरटी की तो नहीं है, बट ये एनसीईआरटी की एक लाइन। जब तुम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो उसमें टॉपिक आएगा द इन्फ्लोरेसेंस का, तो उसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी हुई है कि जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट है। लेकिन जब तुम उसकी सेकंड लाइन पढ़ो, इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, सिर्फ इतनी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन एग्जाम में तुमने उसी लाइन को, एग्जामिनर ने क्या किया, उसी लाइन को इतना ज्यादा घुमा फिरा के, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट किया कि लोगों को लगने लगा कि यार ये तो पता नहीं क्या ही लिख दिया है। सो दैट इज व्हाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए कि लाइन क्या एनसीईआरटी के बाहर है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, बिकॉज बहुत छोटी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो उसको याद भी नहीं रहेगी कि ऐसी कोई लाइन एनसीईआरटी में है भी। तो दैट इज माय फ्रेंड, एनसीईआरटी को हमें बहुत ही रिलीजियसली पढ़ना है। उसकी एक एक लाइन, उसकी एक एक लाइन के पीछे की कहानी, उसका एक एक डायग्राम अपने आप में एक क्वेश्चन है। उसके इवन स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एंड में चाहे वो समरी हो या फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हो, इवन मैं कहूंगा कि साइंटिस्ट के पहले की जो इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट होता है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जरा सिर्फ नीट 2025 का ये वाला क्वेश्चन देखो, जहां पे उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सी चीज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। तुम्हें कहीं भी इन टेक्स्ट में तो नहीं मिलने वाली है, ये चीज मिलेगी तुम्हें इंट्रोडक्शन में। तो जब तुम यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखोगे तब तुम्हें ये लाइन मिलेगी कि हाँ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, इट्स अ फिजिको केमिकल अप्रोच। सो इसको घुमा के उन्होंने इतने सारे काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 4-5 ऑप्शंस डाले। सो या यू शुड
नो कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है, कहां से कैसे कैसे पढ़ना है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक सफिशिएंट टाइम है, तो तुम्हें एनसीईआरटी में वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, देन आफ्टर उसके बाद अपने मॉड्यूल से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, फालतू के एक्स्ट्रा नॉलेज के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। एंड देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, सिर्फ 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो तुम्हें बस ये 4 सिंपल स्टेप में हर चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही तुम नेक्स्ट चैप्टर में आओगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स देखने के बाद एक अगले चैप्टर का लेक्चर खोल लेंगे। उनको लगता है कि मैं जितनी जल्दी सिलेबस कर लूंगा ना, मैं उतना जल्दी टॉपर बन जाऊंगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि एक सही टॉपर जानता है कि सिलेबस कंप्लीट करना ही काफी नहीं होता। सिलेबस तो हर साल लाखों बच्चों का कंप्लीट होता है, लेकिन लाखों बच्चों का हर साल नीट में सिलेक्शन नहीं होता। नीट में सिलेक्शन उसका होता है जिसका सिलेबस मास्टर्ड होता है। एंड मास्टरी के लिए तुम्हें बस एक ही सिंपल फॉर्मूला, लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, दैट्स इट। बस इतनी सिंपल सी चीज तुम्हें हर चैप्टर के साथ करनी है, जब तक दिसंबर नहीं आ जाता। एंड दिसंबर आने से पहले ही तुम्हारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले तुम्हारा केमिस्ट्री का, उससे पहले तुम्हारे फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज माय गारंटी। जस्ट फॉलो 4 लेक्चर रूल की हर दिन तुम्हें 4 लेक्चर तो देखने ही है। उसमें से एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, या फिर बायो के 2 कर सकते हो, केमिस्ट्री का 2 कर सकते हो, फिजिक्स के 2 कर सकते हो। सो तुम्हें किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ अगले 1 साल तुम करते रहोगे। दिसंबर से पहले तुम्हारा सिलेबस बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। नाउ हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में लिटरली कोई नहीं बात करता। हर जगह सेम सोर्स हैं, सेम किताबें हैं, सब लोग ऑलमोस्ट सेम टीचर से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या चीज है, किसी का सिलेक्शन कराती है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैंने सिंस इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ सेमिनार्स लिए हैं, तो मैं जब बच्चों से एकदम पर्सनली कनेक्ट करता हूं, उनसे बात करता हूं, तो एक बच्चा था, मेरे को मिला था, उसका 4th अटेम्प्ट था। एंड आई शॉक कि यार 4th अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा है। मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा क्या कि तुम 4th अटेम्प्ट आ गए हो। तो उसने बोला कि उसको 1st 2nd अटेम्प्ट तक तो समझ ही नहीं आया सिलेबस के बारे में, उसको पता ही नहीं था कि एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स इंप्रूव होंगे, किसी ने उसकी इतनी पर्सनली मदद ही नहीं की, क्योंकि टीचर तो पढ़ा के चला जाता है। हो सकता था वो 1st अटेम्प्ट में निकाल लेता, 2nd अटेम्प्ट में निकाल लेता, उसके 2-3 साल तो बच जाते। सो योर ईयर्स वेरी प्रीशियस। लाइक तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि नीट 2027 तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा। एंड ये चीज तुम मुझसे प्रॉमिस करके जाओ, बिकॉज ड्रॉप लेना शुड नॉट बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। सो एवरीबॉडी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि नीट 2027 विल बी माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। ये चीज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे गाइडेंस के बेसिस पे। यस, बिकॉज बिना गाइडेंस के, तुमने अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो तुम्हें पता है कि अगर एंगल में हम थोड़ा भी शिफ्ट करते हैं तो पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। सो आज के टाइम पे जब सब कुछ सेम है, टीचर सेम है, कंटेंट सेम है, सिलेक्शन डिपेंड करता है कि तुम किस डायरेक्शन में काम करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व होती है, तुम कितने कंसिस्टेंटली काम करते हो। एंड इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया था टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम एक ऑल इंडिया रैंक 1, एक ऑल इंडिया रैंक 2, एक ऑल इंडिया रैंक 3, एम्स दिल्ली में बंदा बैठा है जो अभी रिसेंटली क्रैक करके गया है, जिसको रिसेंटली सब कुछ याद है कि क्या क्या सिलेबस में आता है, क्या नीट वाले पूछते हैं, कैसे क्या सॉल्व करना होता है। तुम एक ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, एक एम्स दिल्ली में बैठा बच्चे को अपना पर्सनल मेंटर बना सकते हो। आपके मेंटर आपका एक पर्सनल रोड मैप बनाते हैं कि आपको कब क्या करना है, इस महीने आपको क्या करना है, इस वीक आपको क्या करना है, आज के दिन आपको क्या करना है। एंड इसकी वजह से तुम कंसिस्टेंट रह पाते हो। क्योंकि सोचो, अगर तुमने एक ऑल इंडिया रैंक 2 से बात की है, तुम्हें पता है कि आज मुझे ये करना है, तो तुम वो चीज काम करोगे, क्योंकि वो तुमसे लास्ट में पूछेगा कि तुमने कितना किया, तो थोड़ा तुम्हारे अंदर रहेगा कि नहीं यार मैंने भैया को बोला है तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। तो तुम एटलीस्ट 70-80% तुम्हारे एफर्ट्स इंक्रीज होते रहेंगे। साथ साथ में तुम्हारे रैंक बूस्टिंग सेशंस होंगे हर महीने जो मेरे साथ होंगे, जिसमें हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरीके से तुम और अच्छा कर सकते हो। तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कमा रहे हैं, तुम्हारी एकेडमिक प्रॉब्लम है, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है, तुम सब कुछ अपने मेंटर के साथ शेयर कर सकते हो। एंड ये तुम्हारे मेंटर की जिम्मेदारी है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन कराना। एंड दिस इज आवर प्रॉमिस फ्रॉम टॉपर्स क्लब कि हमने सब मेंटर्स को बोला है कि हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। एंड या गुड न्यूज ये है कि हमने तुम सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। तो आप 3 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, आप 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, आप पूरा 15 मंथ्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो जो टोटल नीट 2027 का है। एंड या वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो कोई भी कोचिंग ने आज तक किया नहीं होगा, बट वी आर डूइंग इट, एंड दैट इज जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसे हम 100% रिफंड देते हैं, जो कोई भी कोचिंग ने कभी नहीं किया। बट वी आर डूइंग इट, चाहे हमें कितना भी लॉस हो या फिर कैसा भी हो, बट वी आर डूइंग इट। इवन अब तो और भी सुनो तुम कि जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी होता है लेकिन वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में था, उसने काफी डेडिकेटली फॉलो किया, सारे टास्क फॉलो किए, वो मेंटर से रेगुलरली कनेक्टेड था, हम उसको 50% रिफंड देते हैं। सोचो, सो I don't think so. This is going to be the one of the best chances you have, because तुम्हारे पास एक ऑल इंडिया रैंक 1 का या फिर किसी टॉपर का नंबर होना जिससे तुम कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू लाइक आपकी प्रोबेबिलिटी नीट निकालने की 90% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। बुक योर पर्सनल एम्स दिल्ली मेंटर नाउ। यू कैन गो टू द टॉपर्स क्लब वेबसाइट और यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम। यहाँ पे नंबर आपको शो हो रहा होगा, जिसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट वगैरह का इशू है तो आप उससे बात कर सकते हो टीम से, वो आपकी हेल्प कर देंगे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट डाइवर्स सब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड दैट इज केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री में बेसिकली फिजिकल है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री
केमिस्ट्री के साथ सबसे अच्छी बात है कि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, मात्र 22 चैप्टर्स, यस। एंड केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत जल्दी किया जा सकता है, इफेक्टिवली किया जा सकता है, बट कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जरा एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ये बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट तुम बिलीव नहीं करोगे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। इन्होंने ना वैल्यू चेंज की, इन्होंने आंसर भी चेंज नहीं किया, इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इन्होंने एग्जैक्टली एज इट इज उठा के डाला है। एंड जब मेरी इस साल के ऑल इंडिया रैंक 1 महेश से बात हुई थी तो उसने मेरे को बोला था कि 2025 के पेपर में भी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो दिखने में बहुत टफ लग रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट से उठा के डाले गए थे फिजिक्स में, और लोगों को तुम्हें पता ही है फिजिक्स बहुत टफ आई थी। सो दैट इज व्हाई एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन करना वो भी मल्टीपल टाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं या फिर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड लुक एट दिस क्वेश्चन जो कुछ साल पहले आया था, एंड दैट इज कि इसमें से डीडीटी का स्ट्रक्चर कौन सा है। अब एनसीईआरटी में आपको ये डीडीटी का स्ट्रक्चर मिल जाएगा हेलो एल्किल हेलो एरीन वाले चैप्टर में, जिसमें आप देख सकते हो। तो काइंड ऑफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का हर डायग्राम, हर लाइन, उसकी इन टेक्स्ट समरी, इवन मैं कहूंगा कि तुम्हें एंड एक्सरसाइज तक भी जाना होगा, वो सारी चीजें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब सिलेबस छोटा होता है। बिकॉज जब सिलेबस छोटा होता है तो हमें बहुत ज्यादा खोद के एग्जामिनर को सेम कंटेंट से क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एनसीईआरटी को, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करो जो बच्चे करते हैं। एंड लिटरली इसलिए उनकी केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते और उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। बल्कि अगर तुम पिछले 4 साल के फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स उठा लो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे पेपर उठा लो, तो तुम्हें रियलाइज होगा यार फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री में हर साल क्या हो रहा है, थ्योरी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस साल जब भी तुम फिजिकल केमिस्ट्री करोगे, एनसीईआरटी के एटलीस्ट 2 रीडिंग तो तुम करोगे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाओगे। अगर तुम्हें लेवल बढ़ाना है तो तुम जेईई मेंस के लेवल तक जा सकते हो, बट उससे ऊपर एनटीए तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंड इनऑर्गेनिक के रिगार्डिंग में बस ये बात कहूंगा कि इनऑर्गेनिक शुड बी लाइक अ बायोलॉजी, लाइक तुम्हें रीड करना है बायोलॉजी की तरह, जिस तरीके से तुम बायोलॉजी की लाइन पढ़ते हो, 3 4 5 बार पढ़ते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हो। एंड डोंट वरी, इनऑर्गेनिक में कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो लेकिन मार्केट में जो बुक्स है, मॉड्यूल्स है, उसमें बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो उनको लेकर परेशान नहीं होना है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, सिलेबस कंटेंट मॉड्यूल्स लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मेन चीज भूल जाते हैं जो उन्हें मेन चीज याद करनी थी, वो भूल जाते हैं कि नहीं हमें एटलीस्ट हमें एनसीईआरटी का तो पहले पता हो, उसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा जाने की सोचेंगे, लेकिन वो ये चीज स्किप कर देते हैं। नाउ केमिस्ट्री में तुम्हारा ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि तुम्हें लेक्चर्स डिटेल में देखने हैं, यस। एंड जो भी लेक्चर हुआ, सपोज दैट आज तुमने जो चैप्टर देख रहे हो, तुम उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर देखा, देन तुम्हें आज उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। तुम्हारा अप्रोच हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो भी चैप्टर आज हुआ है, एटलीस्ट मैं उसके 20-30 क्वेश्चन तो डेफिनेटली लगाऊं। हमेशा हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें क्या होगा, इजी लगेगा, तुम्हें ज्यादा बनेगा। चैप्टर के बाद लगाओगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं भूल गया हूं चैप्टर। कमिंग टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज फिजिक्स, यस। बहुत सारे लोगों को आई नो कि 11th में फिजिक्स समझ में नहीं आई होगी, एंड या फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स। तो हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज तुम्हें समझनी होगी, तुम्हारी मॉड्यूल्स, किताब, हर जगह क्या होता है ना, एक्सरसाइज से पहले 10-15 सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सॉल्व एग्जांपल जाके सॉल्व करो, मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्व एग्जांपल जाके देखो कि किस तरीके से ऑथर ने क्वेश्चन को समझा है, उससे चीजें निकाली हैं, फिर किस तरीके से फॉर्मूला सोचा है। यू नीड टू डेवलप अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स। तो तुम्हें बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, और वो तुम जीरो से भी कर सकते हो। अगर तुम स्लो भी चलोगे ना तो भी तुम फिजिक्स का फंडामेंटल एक बार तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हुआ ना, पूरा फिजिक्स ईजी हो जाता है। बिकॉज पूरा फिजिक्स सिर्फ फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल्स में तुम्हारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स है, वेक्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, यस। अगर तुम्हारा ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा पूरा फिजिक्स बहुत अच्छा जाने वाला है। सो तुम्हें बस स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे काफी मेहनत करनी है, 3-4-5 महीने जितना स्टार्टिंग वाले पोर्शन को दे सकते हो दो। यू नीड टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि नहीं मैं न्यूमेरिकल से डरूंगा नहीं, मैं उससे भागूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, उनसे न्यूमेरिकल 2-3-4-5 नहीं बनते, वो छोड़ देते, फिर कभी ट्राई नहीं करते, वो बस क्लास में जो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए टीचर ने उसी को लेके बैठे रहते हैं। तुम्हें वो रिस्क लेना होगा, तुम्हें अपने डर से आगे निकलना होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ टॉपर। मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी फिजिक्स की नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। 11th की कहूंगा तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तुम सिंस अपने बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो तुम नीट के लिए भी तुम्हारे पास हो जाएगा। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के जितने इंटेक्स क्वेश्चन है सारे लगा देने हैं, बिकॉज उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो उनसे निकाला जाएगा। एंड एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन लगा लो, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी सारी एकदम रट डालो। थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो 12th में सबसे आखिर में जाके एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला, उसकी थ्योरी तुम्हें 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जितनी डिटेल में मैंने बात की है तुम्हारे बायो के बारे में, तुम्हारी केमिस्ट्री के बारे में, तुम्हारी फिजिक्स के बारे में, उतनी डिटेल में कोई नहीं बताता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि तुम्हें सारी चीजें, सारी नॉलेज हो कि तुम जो चीज पढ़ने वाले हो वो चीज है क्या, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि बहुत सारे लोगों को चीजें समझ नहीं आती, आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्प की जरूरत होती है, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस मेंटरशिप प्रोग्राम की जिसको भी जो सीरियस एस्पिरेंट है, यस वी रियली विश कि जो सीरियस एस्पिरेंट है वही हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करे, जो सच में नीट 2027 निकालना चाहता है वही, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड सीट फॉर द टॉपर्स, बिकॉज टॉपर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, उनके पास सीट भी बहुत लिमिटेड है, वो एक लिमिटेड लोगों पे ही अच्छा ध्यान दे सकते हैं। सो या
if you are just seeing this, just go to the Toppers Club website, book your personal AIIMS Delhi mentor, ताकि आपका नीट 2027 पहला और आखिरी अटेम्प्ट हो, एंड ये चीज हम सब इंश्योर कर पाए। लास्ट में मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग जर्नी, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, एंड मुझे अपनी नीट प्रिपरेशन याद है, इजी नहीं होता कभी। इट्स लाइक अ ईसीजी, तुमने देखा होगा कि कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है कर्व, या तो कभी अप्स एंड डाउन्स पूरी जर्नी में आते रहते हैं। तुम किसी दिन बहुत अच्छा करते हो, किसी दिन बहुत ही बेकार करते हो, लाइक बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव हो जाते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ऐसे ऐसे दिन आएंगे तुम्हारी जर्नी में। बट हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि मैं गिर गया हूँ बट मैं उठूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से करूंगा, मैं फिर से उठूंगा, फिर से कोशिश करूंगा। ये वाली बात तुम्हें बस अपने दिल में रखनी है। ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुली एंड होगी, नीट 2027 में हम बहुत अच्छा करेंगे। आई होप सो कि नीट 2027 is going to be your first and last attempt. Tell me in the comment section, and yeah, if you need any help, Toppers Club mentorship program always here for you. Any kind of help, whether academic, non-academic. Goodbye, see you soon.